Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये प्रूफ किया गया कि हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है, ये मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने ये एक्सपेरिमेंट शो किया था, जिसमें इन्होंने यूज़ किया ई कोलाई बैक्टीरिया और बाद में ये एक्सपेरिमेंट और भी हायर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में परफॉर्म किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1958 में। इन्होंने इसमें जो मीडियम लिया वो था अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड के दो मीडियम थे। एक में आपके पास नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप था N15, और एक में नाइट्रोजन का जो नॉर्मल आपका आइसोटोप है N14 वो प्रेजेंट था, ताकि डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से, जो डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ यूज़ किया गया वो है सीजियम क्लोराइड, उसकी हेल्प से दोनों जो आपके डीएनए हैं डेंसिटी के बेसिस पे उन्हें सेपरेट किया जा सके, ताकि हमें पता चले कि कौन सा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है और कौन सा आपका डॉटर स्ट्रैंड है। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने सबसे पहले डीएनए को कई जनरेशन तक ग्रो किया N15 में, ताकि जो N15 हैवी आइसोटोप है वो डीएनए में इनकलकेट हो जाए। तो इस तरह से इनके पास जो पहली जनरेशन आई वो थी, उनके पास N15 हैवी जो डीएनए हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप है वो था। फिर ऐसा ही इनके पास जो N14 का था स्ट्रैंड, वो जिसमें आपके पास जो डीएनए है उसमें N14 मतलब जो लाइट आइसोटोप था। तो अब इनके पास दो टाइप के डीएनए हैं, एक में N15 हैवी आइसोटोप है, एक में N14 लाइट आइसोटोप है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि कैसे सेमी कंजर्वेटिवली हमारा डीएनए डिवाइड होता है। तो इन्होंने लास्ट जो हमने फर्स्ट अभी पॉइंट देखा उसमें क्या था, उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें एन नाइट्रोजन का हैवी मतलब नाइट्रोजन का 15 हैवी आइसोटोप था, तो अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था वहाँ ग्रो की ई कोलाई की काफ़ी जनरेशन, क्योंकि N14 ताकि जो हैवी आइसोटोप है अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो 15 है, ठीक है। तो उसका जो हैवी आइसोटोप है वो आपके डीएनए में मतलब ई कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा क्योंकि वो काफ़ी जनरेशन तक उसे ग्रो करेंगे, और ये इन्होंने इसीलिए किया ताकि ये डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से सेंट्रीफ्यूज करके दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए देख सकें, क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए है उस वो है N14 डीएनए मतलब लाइट आइसोटोप है डीएनए का, और जो आपका N15 है ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो इस तरह से N14 और N15 जो डीएनए के दो डिफरेंट नाइट्रोजन के जो दो डिफरेंट आइसोटोप है इससे वो डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि कौन सा पेरेंटल मॉलिक्यूल है और कौन सा न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने क्या किया, जो हैवी आइसोटोप में ग्रो किए हुए हमारे ई कोलाई थे उनको ट्रांसफ़र किया अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन में, जिसमें जो नाइट्रोजन था वो N14 था। फिर इन्होंने डेफिनेट टाइम इंटरवल में जब सेल्स ई कोलाई के सेल्स जैसे जैसे मल्टीप्लाई हुए उसके बाद इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और जो डेंसिटी ग्रेडियंट हमारा जो मीडियम है सीजियम क्लोराइड उसकी हेल्प से मेजर किया और देखा किस टाइप का डीएनए उन्हें मिला। तो जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वन जनरेशन मतलब एक जनरेशन जो थी ई कोलाई की, और ई कोलाई का जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स बाद जो हमारे पास कल्चर में जो जनरेशन आई आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ N15, क्योंकि N15 को अब किस में डाल दिया था N14 मीडियम में, N15 अमोनियम क्लोराइड हैवी आइसोटोप उसमें ग्रो किया गया था, अब उसे ट्रांसफ़र किया N14 जो लाइटर मीडियम था। आफ्टर 20 मिनट्स जो ई कोलाई निकाले उन्होंने, उनमें इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई डिवाइड हुए हैं दे हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, मीन्स उनके पास जो दो चेन्स थी उसमें से जो एक चेन है वो हैवी आइसोटोप की थी और जो दूसरी चेन है वो लाइट आइसोटोप की थी, मतलब N15 भी है और N14 भी है। और इसी तरह इन्होंने फिर 20 मिनट्स बाद मतलब 40 मिनट्स बाद जो इन्होंने सेकेंड जनरेशन देखी
उसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड भी प्रेजेंट है, और जो आप पेरेंट डीएनए है 14 वाले वो भी प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से ये कंफर्म हुआ कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो N15 में बैक्टीरिया ग्रो किए गए पहले, जो आपके इकोलाई थे हेवी आइसोटोप में, N14 में ग्रो किए गए, और उन्हें N14 में जो नॉर्मल आपके इकोलाई थे अब उसमें N15 ट्रांसफ़र किया। N15 ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आई उसमें देखा आपके पास दोनों टाइप के डीएनए है, हैवी भी और लाइट डीएनए भी। फिर आफ्टर 40 मिनट्स मतलब सेकेंड जनरेशन में देखा गया कि आपके पास हाइब्रिड्स भी उतने ही हैं, और आपके पास जो पेरेंटल जनरेशन है वो भी प्रेजेंट है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है, उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहती है और एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड आती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फर्दर और भी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किया गया। जो टेलर हैं हमारे साइंटिस्ट, इन्होंने अपने कलीग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट फाबा बीन्स मतलब विशिया फैबा, इसमें भी एक्सपेरिमेंट ये शो किया जिसमें देखा कि डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो इस तरह से इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड होता है, जिसमें एक हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा हमारा डॉटर स्ट्रैंड रहता है, और ये आने वाली आगे जनरेशन में भी इसी तरह डिवाइड होते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो अभी हम देखेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट एक लिविंग सेल जैसे कि इकोलाई। अब रेप्लिकेशन होने के लिए हमें डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए जो इस रेप्लिकेशन को करवाएं। तो जो मेन एंजाइम है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आप देखो एंजाइम का नाम आपको कैसे, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉलीमरेज आएंगे, तो सब सिंपल आप ऐसे लर्न करेंगे डीएनए डिपेंडेंट, ऐसा एंजाइम जो डीएनए पे डिपेंडेंट है। डीएनए पॉलीमरेज, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, और एज मीन्स, हम एज वर्ड जब लगाते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एंजाइम्स के लिए। अगर मैं लिख रही हूँ प्रोटीएजेज मीन्स एंजाइम, डीएनएजेज मीन्स एंजाइम है वो। तो ऐसा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो हेल्प करता है डीएनए की जो यूनिट्स हैं, पॉलीमराइज्ड यूनिट्स हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन्हें ऐड करने के लिए। तो ये यूज़ करता है आपका जो डीएनए टेम्पलेट है, इस पे आपका ये बाइंड होता है और कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन डाई न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाता है, ATGC ये सब ऐड करता है और आपकी न्यू चेन बनाता है। और ये एंजाइम बहुत ही हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, और ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करता है। तो इसका एक एग्जांपल दिया है इकोलाई में। इकोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर हैं, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है रेप्लिकेशन की, ये विदिन 38 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का वो है 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट ये एंजाइम कैटलाइज करता है इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को, जिसमें आपका रेप्लिकेशन हो रहा है एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरी जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है वो फॉर्म हो रही है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, जो कि ऐड हो रहे हैं हमारे पास, जो डाई न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं वो दो, यहाँ पे लिखा है ड्यूल पर्पस, कि आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो ड्यूल पर्पस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट, जो आपका एंजाइम है उसके लिए सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें आपकी चेन फॉर्म हो रही है, तो वहाँ ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन डाइन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमें डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है,
नाइट्रोजिनस बेस आपकी शुगर, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट हैं वो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन, और ये सबस्ट्रेट तो है, ये ऐड होगा तो आपकी न्यू जो चेन है डीएनए की डॉटर चेन बनेगी फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसके अलावा भी कई एडिशनल एंजाइम्स आते हैं जो इस रिएक्शन में हेल्पफुल है। ये जो पूरा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, इसमें हेल्पफुल है और इसे एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर रेप्लिकेशन गड़बड़ हुआ, तो आगे जो इन्फॉर्मेशन डिकोड होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उसमें भी प्रॉब्लम होंगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ है कि क्या जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो पूरा सेपरेट हो जाता है, पूरा एक जो दो हमारे स्ट्रैंड्स हैं दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करके फिर पूरी की पूरी जो इतना हमारा 2.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा डीएनए पूरा डिवाइड होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि डीएनए को इतने मतलब पूरे डीएनए को सेपरेट करना बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और आपका सेल, आपकी बॉडी इतनी एनर्जी खर्च नहीं करती है। तो वो क्या करते हैं कि जो डीएनए है आपका, आपने देखा है किस तरह से वो कॉइल्ड डीएनए होता है आपका हेलिकल। तो डीएनए हेलिक्स में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, और ये ओपनिंग आपका जो एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है जो आपके डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट से ओपन करता है और एक रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म करता है। और रेप्लिकेशन फॉर्क जहाँ फॉर्म होता है, सिर्फ उसी पोर्शन से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और ये एक डायग्राम है जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। आपका जो डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस है वो कौन हेल्प करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये जो एंजाइम्स हैं ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में वैसे सब कुछ दिया हुआ है, हम इनके बारे में और आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ देखा कि पूरा डीएनए सेपरेट नहीं होता है, जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे होती है, एक स्पेसिफिक ओपनिंग में होती है, जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, और वो हेलिकेज एंजाइम कराता है। तो अब इसका डायग्राम भी देखते हैं हम। जो रेप्लिकेशन है, अब आप देखो यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एक और मैंने एक डायग्राम ऐड किया है। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज के साथ। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है। तो पहले यहाँ देखते हैं कि ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बना है। जिस तरह से आप फॉर्क तो समझते ही होंगे, है ना। तो जो फॉर्क है, इस तरह से ये वी शेप्ड यहाँ स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये स्टेम है, स्टेम की तरह, है ना। तो ये होल्डिंग पार्ट हो गया, ऐसे फॉर्क होता ही है। अब यहाँ देखो, एक जगह है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, एक जगह है डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। इसके बारे में भी अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हेलिकेज बाइंड होता है और डीएनए को अनवाइंडिंग करता है, डीएनए की अनवाइंडिंग करता है। ये जो एक पेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, क्योंकि यहाँ सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं, और ये एंजाइम्स आपको काफ़ी पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम्स में भी, और आपको हेल्पफुल रहेंगे और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ आप देख सकते हो जो एंजाइम अभी हम पढ़ रहे हैं वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है। तो डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्राइब करता है डीएनए को इनटू आरएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये आएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी एंजाइम्स हैं, ये आप देख सकते हैं कौन सा एंजाइम कहाँ कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में, मतलब हमारे वायरसेस में ये जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो कि आरएनए से आपका डीएनए फॉर्म करता है, जो कि वायरल डीएनए फॉर्म करता है इन केस ऑफ वायरसेस। अब नेक्स्ट वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइज कर पाता है सिर्फ एक डायरेक्शन में एफिशिएंटली, और वो अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसी साइड सिर्फ कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है, और जो आपकी दूसरी स्ट्रैंड है जो कि
5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहाँ डिसकंटिन्यूअस होती है। तो एक बार डायग्राम देखते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ये आपके डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है, देखो आपकी ये है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो दूसरी साइड है यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये एफिशिएंटली स्ट्रैंड नहीं बना पाता, और आपके ये जो ब्रेक होके सेगमेंट्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जिन्हें डीएनए लाइगेज हेल्प करता है ज्वाइन करने के लिए। तो डीएनए लाइगेज एज अ ग्लू है, वो ग्लू की तरह इन सभी जो ब्रेक पार्ट्स हैं इन्हें ज्वाइन कर देता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और डीएनए लाइगेज इस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो सिंथेसाइज स्ट्रैंड है इसे पूरी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंटिन्यूअस सिंथेसिस कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड कराता है, तो वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो आपकी दूसरी स्ट्रैंड है जहाँ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब वापस हमारे इस टॉपिक पे नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को अटैच करेगा जो जितने भी पीसेस हैं। अब हाँ, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया अभी डायग्राम में ही। ई कोलाई, अगर हम जितने भी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमें ये पता है एस फेज में होता है, हमने 11th में भी सेल साइकिल में पढ़ा है। बट जो रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर कोई भी फेलियर होगा सेल डिवीजन में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन तो उसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, जो कि अभी हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होगी तो आगे जो इंडिविजुअल है उसमें भी डिफेक्ट होगा। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन था इसमें हमारा जो मेन पार्ट है वो यही है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए हेलिकेज हेल्प करता है रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए। आपकी जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो आपकी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट, अब आपके पास आपने देखा कि कैसे डीएनए से डीएनए बना, तो वो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है। अब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, क्या अब ट्रांसक्रिप्शन में ये क्वेश्चन, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आपका क्वेश्चन है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी नहीं होते, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में हमें ये पता है डीएनए से आरएनए बनता है, और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होती है डीएनए से आरएनए में, और वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि आरएनए बनाती है। तो दूसरी स्ट्रैंड क्यों नहीं होती, तो सबसे पहला रीज़न है कि अगर दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगी तो वो दोनों दो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करेंगी। दो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड करेंगी तो हमारे पास एक ही डीएनए स्ट्रैंड से दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन आएंगे। तो आपकी एक डीएनए सेगमेंट्स दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए अगर कोड करेगी तो ये प्रोसेस जो जेनेटिक ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, वो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, क्यों दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट नहीं होती, यहाँ ट्रांसक्राइब नहीं होती, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लग गई, दोनों ही डिवाइड होने लग गई, तो आपके पास जो आरएनए बनेगा वो भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। और अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो वो तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में जाएगा ही नहीं, ट्रांसलेट ही नहीं होगा, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये फ्यूटाइल मतलब वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.